हेलो आर्टिस्ट। क्या आप जानते हो कि हमारे एंशियंट इंडियन आर्टिस्ट बॉडी को मापने के लिए उंगलियों का यूज करते थे? जी हाँ, आपने ठीक सुना, फिंगर्स यानी कि उंगलियों का। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि बॉडी को अगर मेजरमेंट करना है उंगलियों के साथ तो वो कैसे किया जा सकता है, ताकि आप भी कर सको और मेरे साथ आप ड्रॉ कर सकते हो जो हैंड ड्राइंग आपके सामने हो रही है। इसमें मैं फिर से डिकोड करूँगा कि अगर एंशिएंट इंडियन आर्टिस्ट इसमें मसल्स दिखाते तो वो किस तरह का होता या वो ड्राइंग किस तरह की होती। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्म यानी कि बाजू की एनाटॉमी एंड प्रोपोर्शंस इन चित्र सूत्र उसमें कैसे बताया गया है। सिंपल भाषा में बात करें तो चित्र सूत्रम इज एन एंशियंट इंडियन गाइड बुक फॉर आर्टिस्ट, कलाकारों के लिए एक गाइड बुक थी। जो इंटरेस्टिंग बात है उसमें यह है कि इट टीचेस हाउ टू ड्रॉ ह्यूमन बॉडी करेक्टली। बस उसमें एग्जैक्टली इंचेस और सेंटीमीटर्स का यूज नहीं किया जाता। हाँ, अगर आपको सुन के हैरानी हुई है तो ये बात सच है, लेकिन उसे मापा जाता है बॉडी पार्ट्स के साथ। बॉडी पार्ट्स बाय कंपेयरिंग वन बॉडी पार्ट टू अनदर। अगर आपको जान के हैरानी हो रही है तो आइए देखते हैं ये कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे यूज उंगला यानी कि उंगलियों का यूज करते थे। उंगलियों की विड्थ ऑफ द फिंगर, मोटाई, फिंगर्स की मोटाई का यूज करते थे। देन दे यूज ताल, लेंथ ऑफ द फेस, ताल का यूज करते थे फेस को मापने के लिए, फ्रॉम हेयरलाइन टू चिन। सो बेसिकली अगर आपको फेस का साइज पता हो तो आप फिगर आउट कर सकते हो कि आर्म्स, लेग्स एंड एवरीथिंग एल्स किस साइज की हो सकती हैं। इजंट इट अमेजिंग? लेट्स फाइंड आउट। तो स्पेसिफिकली अब आर्म्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम आर्म ही ड्रॉ कर रहे हैं। अब हमारे प्राचीन भारतीय कलाकार कहते थे कि आर्म शुड लुक स्ट्रॉन्ग, ग्रेसफुल एंड बैलेंस्ड लाइक अ डिवाइन बीइंग्स। कुछ दैव्य महसूस हो, इस तरह की बाजुएं लगनी चाहिए। बाजू के यानी कि आर्म के पार्ट्स का जो मेजरमेंट है वो एकदम फिक्स्ड है कंपेयर टू दी फेस और फिंगर। अब किसी मेल की अपर आर्म को अगर मेजर करना है, से बाहु कहते हैं, जनरली मेजरमेंट है वो 24 उंगलास में मेजर की जाती है। इसे एलिफेंट की ट्रंक यानी कि उसकी सूंड से कंपेयर किया जाता है, टेपरिंग स्लाइटली लाइक द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट। एक तरफ से वो पतली होती है और एक तरफ से वो मोटी है। जैसे कि आप शोल्डर से नीचे की तरफ आए देखते हुए तो शोल्डर से वो मोटी दिखाई देगी, फिर नीचे जब आप फोर आर्म की तरफ जाएंगे तो वो पतली हो जाएगी कंपैरेटिवली। अब जब कभी भी आप एंशिएंट इंडियन स्कल्पचर्स को देखें तो आप ये देखना कि जो बाजू की शेप है वो एलिफेंट की ट्रंक से, उसकी सूंड से मैच करती है। अब पावर का सिंबल भी देखिए, वो चाहते थे कि बाजू पावरफुल हो। तो दुनिया में अगर एलिफेंट की ट्रंक से पावर को दर्शाना है तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। अगर आपने इंडियन आर्ट को समझना है तो सबसे पहले उसकी फिलॉसफी को समझना बहुत ज़रूरी है। अब हाथी, इट्स लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल ऑन दिस प्लैनेट, वो शक्ति का प्रदर्शन करता है, इसलिए एलिफेंट की ट्रंक एज एन आर्म। अब मेल की अगर शक्तिशाली बाजुएं दिखानी हैं तो उसके लिए यही मेजरमेंट है। अब फोर आर्म की बात करें, प्रबाहु जिसे कहा जाता है, उसका जो राउंड है, उसका स्पैन है वो 18 टू 20 उंगलाज है। मतलब उसे गोलाई में नापना है आपने, क्योंकि ये शिल्प शास्त्र से ली गई हैं चीज़ें। तो गोलाई में इसलिए मापना है क्योंकि वो स्कल्पचर बनाते थे। तो स्कल्पचर इज थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल को नापने के लिए सोचना भी उसे चारों तरफ से पड़ेगा। उसी तरह से हैंड है, उसकी मेजरमेंट है 12 उंगला। अब ये मतलब एक ताल, ये रिस्ट जहाँ से स्टार्ट होती है टू द टॉप ऑफ द मिडिल फिंगर तक। अब कंक्लूजन में ये है कि सिंबॉलिक उपमा यानी कि सिंबॉलिक कंपैरिजन फॉर द आर्म एंड हैंड, चित्र सूत्रम में उपमा वर्ड का यूज किया गया है। एंशिएंट इंडियन आर्टिस्ट ने प्रकृति से मिलने वाली चीजों को कंपेयर किया है
हैंड्स एंड आर्म्स के साथ। ये कंपैरिजन जस्ट लुक्स के लिए ही नहीं थे, दे हेल्प्ड मेकिंग द आर्ट फील अलाइव, ऑफ सोल, नॉट जस्ट द करेक्ट कॉपी ऑफ रियल बॉडी। कॉपी करने का तब भी चलन नहीं था। एग्जाम्पल के लिए आर्म को, बाजू को स्ट्रॉन्ग और स्मूथ दिखना चाहिए जैसे कि हाथी की सूंड है। फॉर एग्जाम्पल जो आर्म है वो एलिफेंट की ट्रंक के समान होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन आर्टिस्ट, आर्म शुड नॉट बी डिपिक्टेड विद हार्श मसल्स। डेफिनेशन जैसे कि वेस्टर्न एनाटॉमिकल स्टडीज में होता है, इंस्टेड इसके बजाय इट शुड हैव द स्मूथ टेपरिंग एंड पावरफुल फ्लो ऑफ एन एलिफेंट्स ट्रंक, गजा हस्ता। अब जो फोर आर्म है उसे होना चाहिए एक यंग बैम्बू के जैसे, जो बांस, उगने वाला बांस है वैसे का होना चाहिए, क्योंकि फोर आर्म को होना चाहिए स्मूथ राउंडेड बैम्बू जो कि फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ ताकतवर भी हो। बात आती है फिंगर्स की, तो फिंगर्स को लोटस के पेटल के जैसे बनाया जाता है। मैं ऊपर लिंक डाल दूंगा वीडियो का जिसमें मैं ट्यूटोरियल में बताया है कि हाथ को कैसे बनाते हैं अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन आर्टिस्ट। फिंगर को डिफाइन करते हैं लॉन्ग, सिलेंडर एंड टेपिंग। ये तीनों नाम शेप्स को इमेजिन करवाते हैं। आप भी इनकी शेप्स को ही इमेजिन कीजिए, क्योंकि ये लोटस फ्लावर को दिमाग में रख के हाथ बनाए जाते हैं इन एंशिएंट इंडियन आर्ट। स्टार्टिंग पे जो हमने ड्राइंग शुरू की थी, अब वो कंप्लीशन के ऊपर आ चुकी है एज यू कैन सी। और मैंने 2 ड्राइंग्स करी थी एक ही हाथ की सेम, जिसमें से एक में मुझे एग्जैक्ट कॉपी करना था और दूसरे में मसल्स को इंस्टॉल करके देखना था कि एग्जैक्ट पोजीशन पे अगर हम इसे और शार्प मसल्स के साथ कार्व करते स्कल्पचर के अंदर तो रिजल्ट कैसा निकलता। तो हमारे एंशिएंट इंडियन आर्टिस्ट ने फॉलो मेथड किया स्पिरिचुअल, लेकिन अगर आप देखें तो मसल्स उसमें बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठ रहे हैं, क्योंकि इंडियन आर्टिस्ट ने, बिकॉज इंडियन आर्टिस्ट डिड नॉट अटेम्प्ट टू डिपिक्ट द मटेरियलिस्टिक रियलिटी अराउंड हिम। जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें थी, इंडियन आर्टिस्ट ने उसको कभी भी अपने आर्ट में लाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इंडिया में माना जाता था कि आर्ट एक साधना है। अगर अभी भी आप इस ट्यूटोरियल में बने हुए हैं तो आई गेस आपको ये अच्छा लग रहा है। तो इस तरह की अगर आप ड्राइंग करना चाहते हो तो सॉफ्टनेस का, रिदम का, जेस्चर का, लाइन ऑफ एक्शन का जरूर ध्यान रखिएगा। और ये सारी चीजें मैंने अपने बाकी ट्यूटोरियल्स में इंट्रोड्यूस की हुई हैं। आप मेरे चैनल की बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। ये एक तरह का अलग चैनल है, अनोखा है, क्योंकि इसमें 2000 years ओल्ड एंशिएंट इंडियन नॉलेज ऑफ आर्ट को शेयर किया जा रहा है, जिसमें मेडिटेशन भी इंक्लूड है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं या कहीं पे भी रहते हैं और अकेले हैं। और अगर आप मेडिटेशन करते हो तो सृजनात्मकता आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। इसीलिए एंशिएंट इंडियन आर्टिस्ट मेडिटेशन के बाद क्रिएशन करते थे, अपनी ऊर्जा को कहीं रूपांतरित करते थे। और आज आप देख सकते हो कि उन्होंने क्या क्या वंडर्स क्रिएट करके चले गए हैं, जिन्हें गिनना भी बहुत मुश्किल है। सो बाय फॉर नाउ, हैप्पी स्केचिंग।